So, hello people, this is your channel CATV, and in this video we are going to do the questions of Pamela. See, रवि अग्रवाल सर का टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे उन्होंने लॉ कंपाइलर 3.0 दे दी है एंड इसमें जो है सारे क्वेश्चंस दे के रखे अप टू नवंबर 21 RTP। तो जो है हम नवंबर 21 RTP तक के सारे क्वेश्चन देख लेते हैं, राइट। आपको क्या करना है कि आपको एक पर्टिकुलर कंपाइलर डाउनलोड करनी है, अपने नोट्स भी साथ में ओपन करने हैं और वीडियो को सुनना है, आपको जो है समझ में आ जाएगा, राइट। चलो ठीक है। राम गेव टू ऑफ हिज फ्रेंड, राम ने जो है अपने दोस्तों को, दो दोस्तों को कैश अमाउंट दिया ऑफ ₹2 लाख फॉर देयर, किसके लिए, फॉर देयर बिजनेस पर्पस। लेटर एट द टाइम ऑफ रिटर्न करने की जब बारी, ही आस्क बोथ ऑफ देम इन लीव ऑफ द सेम टू बाय हिज प्रोडक्ट, कि तू मेरे प्रोडक्ट बाय कर ले वाया क्रेडिट कार्ड एंड ऑनलाइन ट्रांसफ़र इन इंस्टॉलमेंट थ्रू नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ टाइम फॉर विच ही इशू बिल टू एडजस्ट द अमाउंट इन हिज अकाउंट बुक। ठीक है, तो राम ने क्या किया कि अपने दोस्तों को कैश दिया, राइट। जब भाई देने की बात आई, मतलब कि दोस्त जब उसको दे रहे थे, उसने उसको बोला इन लीव ऑफ द सेम, ऐसा करो कि मेरे प्रोडक्ट बाय कर लो बाय क्रेडिट कार्ड एंड ऑनलाइन ट्रांसफ़र इन इंस्टॉलमेंट। मैंने तेरे को कैश दिया है, तू ऐसा कर कि मुझे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर ले मेरे प्रोडक्ट बाय करके, ठीक है, और नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स में तू ऑनलाइन मुझे ट्रांसफ़र कर दे और मैं जो है बिल इशू कर दूंगा फॉर एडजस्ट द अमाउंट इन हिज अकाउंट। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है। उसके पास 2 नंबर का पैसा था, उसने कैश दिया। अब सामने वाला को से जब चाहिए उसके, तो उसने बोला कि ठीक है मेरे को क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दे, मेरे को 1 नंबर में दिख जाएगा, ठीक है, राइट, और मैं बिल इशू कर दूंगा, राइट। तो बोलने में क्या आ जाएगा कि मैंने सेल करा, उसके जरिए मेरे को पैसा है। अब ये जो पेमेंट सिस्टम है, ये जो क्रेडिट कार्ड से किया है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया है, क्या मनी लॉन्ड्रिंग में कवर है? तो हमको पेमेंट सिस्टम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पेमेंट सिस्टम क्या होता है? सिस्टम फ्रॉम विच पेमेंट इज़ मेड। अगर आप मैं देखूँ, ठीक है, अब देखो, अगर आप देखो तो इधर आपको जो है 1 सेकेंड, सिस्टम जो इनेबल करता है, राइट, सिस्टम विच इनेबल करता है पेमेंट सिस्टम क्या होता है? सिस्टम जो पेमेंट इनेबल करता है, ठीक है, बाय पेयर टू बेनिफिशियरी एंड इंक्लूड, क्या इंक्लूड होता है? CDSM, ठीक है, CDSM में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड और अदर मनी ट्रांसफ़र ऑपरेशन, राइट। तो ऐसे केस में जो ये है मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजेक्शन जो क्रेडिट कार्ड से हो रहा है, ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है, ठीक है, ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कवर है। चलो अगला, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल इन पोजेशन, मेरे पास कुछ मटेरियल इन पोजेशन था, ठीक है, उसके बेसिस पे जो डायरेक्टर है, मतलब वही डेप्यूटी डायरेक्टर उसके ऊपर, ठीक है, नॉट बीइंग एन एसोसिएट डायरेक्टर, मिस्टर क्यू वॉज अंडर रिमांड एविडेंसिंग दैट ही इज़ इन पोजेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। तो ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल इन पोजेशन विद द डायरेक्टर, मिस्टर क्यू वॉज अंडर रिमांड, वो रिमांड पे है, एविडेंसिंग दैट ही इज़ इन पोजेशन, कि तेरे पास तो पोजेशन है ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। तो मतलब कि उसको एक रीज़न टू बिलीव है दैट पर्सन इज हैविंग प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, ठीक है। तो उसको प्रोविजनल अटैचमेंट करना है। अब जो प्रोविजनल अटैचमेंट है वो कितने दिन का होता है? वो 180 डेज़ का होता है, राइट। 180 डेज़ कब से? जब वो ऑर्डर इशू करेगा तब से। तो 180 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। ये देखो, जब रीज़न टू बिलीव होता है, ठीक है, दैट पर्सन इज इन प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एंड लाइकली टू कंसील, डिलीवर एंड अल्टर या ट्रांसफ़र विच विल फ्रस्ट्रेट द प्रोसीडिंग्स, ठीक है, रिलेटिंग टू द कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। तो ऐसे केस में जो है प्रोविजनली अटैच कर लो प्रॉपर्टी। चलो बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है उसने अपॉइंटेड अंडर पमला, ठीक है, वो पमला में अपॉइंटेड है, इशूड एन ऑर्डर, उन्होंने एक ऑर्डर इशू करा अटैचिंग सर्टेन प्रॉपर्टीज़ की, कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो अटैच करने रहेगी और उनको लग रहा है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। तो ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, प्रॉपर्टी अटैच करनी है, ठीक है, उसको लग रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। और वो जो अटैच करनी है ना, वो पर्टिकुलर स्पेसिफाइड पीरियड के लिए करनी है। तो कंपनी एग्रीड बाय द ऑर्डर ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सीक योर एडवाइस अबाउट द रेमेडी। क्या देखो, रेमेडी क्या एप्लीकेबल है कि वो अटैचमेंट कर रहा है पर मैं तो एग्रीड हूँ, तो रेमेडी क्या एप्लीकेबल है? तो देखो, आप अगर ए के ऑर्डर से एग्रीड हो तो अपील कर दो, ठीक है, ट्रिब्यूनल में, राइट, और 45 दिन में अपील कर दो। अपन ने यही लिखा था अपील में भी। तो अगर डायरेक्टर जो स्पेसिफाइड है, डायरेक्टर जो एग्रीड है, तो अगर डायरेक्टर एग्रीड है या एग्रीड पर्सन बाय द ऑर्डर ऑफ ए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से
पर्सन एग्रीड है तो ऐसे केस में अपील कर दो अपीलेट ट्रिब्यूनल में, तो हम अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर देंगे। और ये जो अपील करनी है वो 45 डेज़ में करनी है, ठीक है। तो जब फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, ठीक है, उसके 45 दिन में अपील करनी है। और ये 45 दिन जो है वो फर्दर एक्सटेंड हो सकते हैं 45 डेज़ में, राइट। तो जो है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, ठीक है, और उसको कंफर्म, मॉडिफाई, सेट असाइड जो करना है वो करेगा, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी टू बीइंग हर्ड देगा और कंफर्म, मॉडिफाई, सेट असाइड करना है, जो करना है करेगा, और ट्राई करेगा कि वो 6 महीने में केस डिस्पोज कर दे एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल। फिर देखो, अब रेमेडी की बात करिए तो देखो, अगर आप अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से भी एग्रीड हो तो ऐसे केस में डेट ऑफ ऑर्डर से आप 60 दिन में जो है हाई कोर्ट में अप्लाई कर सकते हो, अपील कर सकते हो, और जो है हाई कोर्ट में आप अपील कर सकते हो, राइट। तो अगर पहले इंस्टेंस में देखा जाए तो हमको अपीलेट ट्रिब्यूनल में ही अपील करनी चाहिए, राइट। एक बार इसका आंसर देख लेते हैं। देखो, ये रेमेडी दे के रखिए कि जो है अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाई है ताकि वो अपील हियर करे अगेंस्ट दी ऑर्डर ऑफ ए, राइट। अगर अपील करना है अपीलेट ट्रिब्यूनल को, ठीक है, एग्रीड पर्सन है बाय दी ऑर्डर ऑफ ए, तो ऐसे केस में 45 दिन में अपील कर दो। सच फॉर्म, सच मैनर जो भी प्रिस्क्राइब है, एक्सटेंड कर सकते हैं पीरियड 45 दिन से। फिर जो है आप अपील कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे रहे हैं, कंफर्म, मॉडिफाई, सेट असाइड कर देंगे। एग्रीड हो इनके ऑर्डर से भी तो आप फर्दर अपील कर सकते हो हाई कोर्ट में, 60 दिन के अंदर आप जा सकते हो, ठीक है। मैं सुप्रीम कोर्ट बोल दिया होगा मे बी, पर आप हाई कोर्ट में जा सकते हो। एंड देन जो है पहले तो हम यही बोल रहे हैं कि आप पहले इंस्टेंस में अपीलेट ट्रिब्यूनल में ही अपील करो। चलो अगला है कि सोहन लाल जो फार्मर है वॉज फाउंड इन एम्बेजलमेंट ऑफ ओपीएम, ठीक है, पैरा टू पार्ट ए, ठीक है, एनडीपीएस, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट में अगर ये धराया है 3 साल से 10 साल तक की जेल। तो पनिशमेंट जो भी अवॉर्डेड है वो कितना है? तो अपन ने पढ़ा है कि पर्सन जिसने भी मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस करा है उसको 3 साल से 7 साल तक की जेल है प्लस फाइन है। तो पैरा टू पार्ट ए है और मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटिंग टू ऑफेंस इन्वॉल्व इन स्पेसिफाइड इन पैरा टू पार्ट है, तो ऐसे कैसे 3 साल से 10 साल की जेल है। तो देखो, अगर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो तो 3 साल से 7 साल, पर मनी लॉन्ड्रिंग से जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जो भी है वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आप एक्वायर कर रहे हो वो रिलेट्स किससे रिलेट करता है? वो ऑफेंस कवर्ड इन पैरा टू पार्ट है, तो ऐसे केस में 3 साल से 10 साल। तो यही सबसे पहले सेक्शन 4 बोला है कि जिसने भी ऑफेंस कमिट करा है, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग का 3 साल से 7 साल है, फाइन भी लग जाएगा। अब अगर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग जो है, जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, अगर वो जो है पैरा टू पार्ट ए से जुड़े ऑफेंसेस से रिलेटेड है तो ऐसे केस में 3 साल से 10 साल है, राइट। अब पैरा टू पार्ट ए में कौन से ऑफेंस आते हैं? क्योंकि अभी अपन ने बोला कि जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जो रिलेट है मनी लॉन्ड्रिंग में, राइट, वो अगर रिलेट करता है, जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग में, राइट, वो अगर स्पेसिफाइड है पैरा टू पार्ट ए में, तो ऐसे केस में फार्मर को जो है 3 साल से 10 साल तक की जेल है। अगला क्वेश्चन देखो, रघु क्लरिकल स्टाफ है, देखो क्लरिकल स्टाफ है, हाँ, इन द पावर बोर्ड, उसको असाइन किया गया है इंस्पेक्शन करने का किसी पर्टिकुलर फाइल विद द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट ऑफ द एप्लीकेंट, जिसने अप्लाई करा है न्यू कनेक्शन के लिए। तो बोला कि यार ये एप्लीकेंट इसने न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई करा है, तो ऐसा कर किसके डॉक्यूमेंट जो है एक बार इंस्पेक्ट कर लो, ठीक है। अब ये जो एप्लीकेंट है इसका नाम क्या है? राजीव शाह। उसने नए फ्लैट के लिए कनेक्शन लेना है, तो उसने अप्लाई किया पावर कनेक्शन के लिए, ठीक है, सारे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट उसने दिए, राइट। अब रघु ने कन्वे करा, अब रघु कन्वेड मिस्टर राजीव दैट हिज फाइल हैज़ बिन रिजेक्टेड, कि तेरी फाइल जो है रिजेक्ट हो गई है, पर वो क्लियर करवा सकता है अगर जो है आप 2 लाख रुपए दे दो। अब बताओ, ये तो एक तरीके से घूसखोरी हो गई। अब घूसखोरी क्या मनी लॉन्ड्रिंग में कवर है? क्योंकि पूछ रहे हैं कि इन द लाइट ऑफ द अब सिचुएशन, ये जो सिचुएशन है उसको देखते हुए द लाइबिलिटी ऑफ रघु एंड राजीव इन द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, जो लाइबिलिटी है रघु एंड राजीव का इन द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, ठीक है। तो लाइबिलिटी क्या है? ठीक है, लाइबिलिटी क्या है? स्टेट द लाइबिलिटी जिन्होंने ऑफेंस करा है। सबसे पहले अब हमने क्या पढ़ा है कि हूसएवर, कोई भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अक्का कर रहा है, अटेम्प्ट टू इंडल्ज, नोइंगली पार्टी, नोइंगली असिस्ट या एक्चुअली इन्वॉल्व है, अक्का है। हूसएवर डायरेक्टली इनडायरेक्टली अक्का है। अब अक्का है तो किसमें? इन प्रोसेस या एक्टिविटी जिसका जो कनेक्टेड है विथ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। तो देखो, एक तो हो गया हमारा जो इंस्पेक्टर है जो इंस्पेक्ट कर रहा है, साथ ही साथ एक राजीव है, ठीक है। अब ये जो है हूसएवर, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली अक्का है, ठीक है, इन प्रोसेस और एक्टिविटी, किसी एक्टिविटी में जिसका कनेक्टेड, जो किससे कनेक्टेड है विथ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम।
और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या होता है कि जो हमने प्रॉपर्टी, अमाउंट नहीं, प्रॉपर्टी डिराइव, ठीक है, क्रिमिनल एक्टिविटी से प्रॉपर्टी डिराइव करी। अब प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इंक्लूडिंग ACPU, एक्विजिशन, कनेक्शन, पोजेशन, यूज, जो भी एक्विजिशन, कंसिडमेंट, पोजेशन और यूज़, और प्रोजेक्टिंग और क्लेमिंग इट एट अनटेंटेड प्रॉपर्टी, तो उसे वर्क जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली अक्का करता है एनी प्रोसेसर एक्टिविटी, अक्का कर रहा है, ठीक है, एनी प्रोसेसर एक्टिविटी, तो ऐसा बोल दो अक्का है, ठीक है, किसी प्रोसेस एक्टिविटी में, ठीक है, जो कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, विथ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, राइट। और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इंक्लूडिंग ACPU, और साथ ही साथ और जो है प्रोजेक्टिंग और क्लेमिंग इट एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी। अब इधर पॉइंट ये है कि ब्राइब लेने वाला और देने वाला दोनों ही गिल्टी है, राइट, इधर दोनों ही गिल्टी होंगे, क्योंकि ये एक प्रोसेस और एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, ठीक है, वो जो कनेक्टेड है विद प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, तो ये किसी प्रोसेस और एक्टिविटी में से, ठीक है, जो जिसका कनेक्टेशन है विद प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। और क्राइम क्या है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या है कि जो क्या होता है कि प्रॉपर्टी आपने डिराइव करके रखी है, ठीक है, प्रॉपर्टी डिराइव करके रखी है फ्रॉम क्रिमिनल एक्टिविटी, ठीक है, इसलिए गिल्टी और 3 साल से 7 साल तक की जेल है। अब देखते एक बार, ठीक है। तो ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, अच्छा ये मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस तब मान लिया जाता है, तो देखो क्या बोल के रखा है कि जो है मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस, जो पमला का ऑफेंस है, वो मान लिया जाता है कमिट करा है व्हेन, कब माना जाता है कि यार ये मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस आपने कर दिया, जब आपने ऑफेंस कर दिया, जब हूसएवर डायरेक्टली इनडायरेक्टली अक्का करता है, ठीक है, ठीक है, अक्का करता है इन एनी प्रोसेस और एक्टिविटी जो कनेक्टेड है विद प्रोसीड्स ऑफ क्राइम और इंक्लूडिंग ACPU, ठीक है, और प्रोजेक्टिंग और क्लेम कर रहा है एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी कि ये तो जो है, ठीक है, तो ऐसे केस में जो है इन द गिवन केस हो गया। और सेक्शन 4 जो है उसने स्पेसिफाई करके रखा है पनिशमेंट, तो सेक्शन 3 ऑफेंस की बात करता है, सेक्शन 4 पनिशमेंट की बात करता है, ठीक है, और 3 साल से 7 साल तक की है। अब देखो जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है जो पमला के अंदर अपॉइंटेड है, इसने एक ऑर्डर अटैच करा है, ऑर्डर इशू करा है अटैचिंग सर्टेन प्रॉपर्टीज़, ठीक है, XYZ की प्रॉपर्टीज़ अटैच करनी है, ठीक है, जो एलिज टू बी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। तो क्या रेमेडी अवेलेबल है, तो वही देखो, एग्रीड हो तो अपील कर दो 45 दिन में अपीलेट ट्रिब्यूनल को, अपीलेट ट्रिब्यूनल कंफर्म, मॉडिफाई या सेटिसाइड कर देगा, वो 45 दिन फर्दर 45 दिन और एक्सटेंड हो जाएंगे, वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा और कंफर्म, मॉडिफाई, सेटिसाइड कर सकता है ऑर्डर। उससे वापस एग्रीड हो तो हाई कोर्ट में अप्लाई कर दो 60 दिन के अंदर, विच में फर्दर एक्सटेंड टू 60 डेज, और अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल 6 महीने में डिस्पोज करने का ट्राई करेगा। अब देखो यही पर्टिकुलर इसका आंसर है कि सेक्शन 25 के मुताबिक, सेक्शन 25 ऑफ पमला जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूट हुई है, अपील फाइल करो 45 दिन के अंदर, पीरियड एक्सटेंड कर सकते हैं 45 दिन तक, कंफर्म, मॉडिफाई, सेटिसाइड करेगा, आफ्टर हियरिंग ऑफ पार्टी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा और ऑर्डर देगा, फिर पर्सन उसके बाद भी एग्रीड है तो ऐसे केस में जो है वो 60 डेज में जो है अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में। अब देखो पेमेंट सिस्टम क्या है, ठीक है, सिस्टम विच इनेबल पेमेंट, ठीक है, बिटवीन पेयर एंड बेनिफिशियरी, ठीक है, थ्रू विच पेयर कैन डू पेमेंट टू बेनिफिशियरी इंक्लूडिंग CDSM, क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन, डेबिट कार्ड ऑपरेशन, स्मार्ट कार्ड ऑपरेशन एंड अदर पेमेंट ऑपरेशन। अब देखो क्या बोल के रखा है, जो ऑनेस्ट नोटोरियस है वो काउंट हो गया इन दी काउंटरफीट करेंसी नोट। अब काउंटरफीट मतलब जाली नोट छापने में काउंट हो गया है, तो ठीक है, अब ऐसे केस में क्या करेंगे कि ये तो पैरा 1 में कवर है, तो 3 साल से 7 साल तक का है, ठीक है। अब देखो तो देखो पनिशमेंट जो उसको अवॉर्ड हुई है वो तो चलो ठीक है, अब पनिशमेंट जो है, पनिशमेंट आइडेंटिफाई करो, अगर वो पार्ट 2 में होता तो ऐसे कैसे 3 साल से 10 साल होता। अब देखो अली को असाइन किया गया बाय मिस्टर एक्स, ठीक है, एक्स ने अली को असाइन किया। अब देखो टू डिलीवर, अरे यार भाई तब डिलीवर करने की बात आ गई तो अक्का है ना, अटेम्प्ट टू इन्वॉल्व, ठीक है, अटेम्प्ट टू इंडल्ज, नोइंगली पार्टी, नोइंगली असिस्ट और एक्चुअली इन्वॉल्व, तो ठीक है वो डिलीवर कर रहा है एक क्लोज फ्रेंड को, फॉर विच हैफ्टी कमीशन वॉज फिक्स बाय मिस्टर एक्स, मैं डिलीवर करूँगा पर मेरे को कमीशन चाहिए, ठीक है। अब देखो एडवाइस वेदर द सेड एक्ट कैन बी कंसिडर्ड एज मनी लॉन्ड्रिंग, तो हाँ ये मनी लॉन्ड्रिंग है, और ये तीनों अली, एक्स और एक जो सामने वाला पर्सन है वो सब गिल्टी है। अब देखो यार आपको सेक्शन 3 और सेक्शन 4 लिखना पड़ेगा। सेक्शन 3 क्या बोलता है कि ऑफेंस अंडर मनी लॉन्ड्रिंग विल बी कंसिडर व्हेन हूएवर डायरेक्टली इनडायरेक्टली अक्का अटेम्प्ट टू इंडल्ज, knowingly party, knowingly assist, actually involved in any process or activity connected with proceeds of crime, ठीक है, इंक्लूडिंग ACPU एंड और प्रोजेक्टिंग और क्लेमिंग इट एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी। अब प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या होता है
प्रॉपर्टी डिराइव फ्रॉम क्रिमिनल एक्टिविटी, राइट, रिलेटिंग टू शेड्यूल्ड ऑफेंस। तो फिर इन द गिवन केस की बात करी और अली एक्स और सारे फ्रेंड लायबल होगा, ठीक है। चलो, मिस्टर फरीदा, इसका इंटेंट क्या है कि पब्लिक को डिसीव करना, ठीक है। मिस्टर फरीदा जिसका इंटेंट है कि पब्लिक को डिसीव करना, पर्सोनेट हरसेल्फ एज पब्लिक सर्वेंट एंड मिसयूज हिज पोजीशन एंड गेन मॉनेटरी बेनिफिट। तो इंटेंट था कि पब्लिक को डिसीव करे, तो उसने अपने आप को पब्लिक सर्वेंट बताया, पोजीशन का मिसयूज़ करा और जो है मॉनेटरी बेनिफिट मिला। अब उसको अरेस्ट कर दिया गया। अभी जो लड़की है ये फरीदा है, राइट, ये फरीदा है और कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, फिर भी बेल पे छोड़ सकते हैं, अगर आपको याद हो तो फिर भी बेल या बॉन्ड पे छोड़ सकते हैं, ठीक है। पर उसके पहले आपको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, और फिर एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपोज करा पर स्पेशल कोर्ट को लगता है कि ही इज़ नॉट गिल्टी एंड ही विल नॉट डू एनी ऑफेंस इफ़ यू डिस्चार्ज ऑन बेल, तो ऐसे केस में बेल पे छोड़ सकते हो। पर देखो, सबसे पहले उसको अरेस्ट किस लिए किया, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 ईयर। अरे भाई 2 साल का इम्प्रिजनमेंट है, तो मनी लॉन्ड्रिंग में तो 3 ईयर और उसके 3 ईयर एटलीस्ट इम्प्रिजनमेंट होता है, तो ये तो ऑफेंस ही मनी लॉन्ड्रिंग में कवर नहीं है, राइट। ठीक बात, देख लेते हैं। देखो सेक्शन 45 में जो है प्रोवाइड ऑफ द ऑफेंस जो कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल है, सेक्शन 45 में देख रखा है कि देखो ये जो है ऑफेंस कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल है। अब अकॉर्डिंग टू विच, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो पर्सन एक्यूज ऑफ ऑफेंस, ठीक है, जो अब ठीक है पर्सन एक्यूज ऑफ ऑफेंस, ठीक है, और इम्प्रिजनमेंट 3 साल से ज़्यादा का है अंडर पार्ट ए ऑफ द शेड्यूल विल नॉट बी रिलीज्ड ऑन बेल। तो पर्सन जो है उस ऑफेंस से अक्यूज है, ठीक है, जो पनिशेबल है फॉर द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ मोर देन 3 ईयर, ठीक है। अब इन द गिवन इंस्टेंस, ठीक है, फॉर द लायबल, ठीक है, गिवन इंस्टेंस कमीशन ऑफ ऑफेंस इज आउट ऑफ द परव्यू, तो परव्यू से ही बाहर है, राइट। चलो, अब देखो दाऊद मूसा एक स्मगलर है, वो पकड़ा गया है ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स में, ठीक है, वो फंड ट्रांसफ़र करता है इलीगली। तो ट्रांसफ़र ऑफ फंड इलीगली एक्सपोर्टिंग नार्कोटिक ड्रग, ठीक है, ठीक है, तो सम कंट्रीज इन अफ्रीका, तो मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो पैरा 2 पार्ट ए में कवर है, तो ऐसे केस में जो है एक्सटेंड हो गया 10 साल तक, पर ठीक है आप 3 साल से 7 साल भी जो है लिख देना, राइट। अब देखो रॉबर्ट अरेस्ट हुआ है फॉर अ कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस। देखो ये कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है। तो पर्सन एक्यूज, ठीक है, तो पर्सन एक्यूज फॉर मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस वो कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो इधर भी देखो कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस है अंडर पार्ट ए ऑफ द शेड्यूल, ठीक है, और इम्प्रिजनमेंट भी 3 साल से ज़्यादा का है। अब उसको बेल पे तो ऐसे रिलीज़ नहीं होगा, पर वो बेल पे रिलीज़ हो सकता है, राइट। अगर हम अपॉर्चुनिटी दे पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, तो ये लिखा हुआ है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड दे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अपोज भी करा है, बट स्पेशल कोर्ट को लग रहा है, कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट कि वो गिल्टी नहीं है, दैट ही इज़ नॉट गिल्टी एंड ही विल नॉट कमिट एनी ऑफेंस। अगर उसको बेल पे छोड़ा जाए तो ऐसे किसमें छोड़ सकते हैं। फिर अपन ने पढ़ा कि 16 साल से कम की एज है, 16 साल अंडर दी एज, और 16 साल से कम, हाँ राइट, 16 साल से कम वुमेन सिक और इन्फॉर्म जो है इनको बेल पे छोड़ सकते हैं विदाउट गिविंग एनी अपॉर्चुनिटी टू पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब रिपोर्टिंग एंटिटी कौन है अंडर पमला और उसके ऑब्लिगेशंस क्या है, व्हाट आर दी ऑब्लिगेशन कास्ट ऑन देम सेक्शन 12 के तहत। एक रिपोर्टिंग एंटिटी बताओ, सेक्शन 12 के तहत जो है इन पे क्या ऑब्लिगेशंस है। फिर बैंक अकाउंट जो है ना अमर का, वो अटैच किया था बाय द ऑर्डर ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर। तो असिस्टेंट डायरेक्टर तो अटैच कर ही नहीं सकता, डिप्यूटी डायरेक्टर या उसके अबव भी कर सकता है। तो ये आप ऑब्जेक्शन तो चलेगा, ठीक है। तो पहले हम रिपोर्टिंग एंटिटी की बात करते हैं। तो जैसे कि देखो रिपोर्टिंग एंटिटी में सबसे पहले यार जैसे BIFR होता है ना, वैसे BIFP, तो बैंक इंटरमीडिएरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस, ये होती है रिपोर्टिंग एंटिटी, ठीक है, ठीक है। अब बैंक हो गया, ठीक है, तो बैंक सबको होता है। इंटरमीडिएरी, ठीक है, अब इंटरमीडिएरी में फिर फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और फिर जो है पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस। चलो मैं इंटरमीडिएरी छोड़ो, मैं फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की बात करता हूँ। तो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में जो है NPC डिपार्टमेंट बोलते हैं, तो मैंने NBFC नहीं बोला। देखो BIFP पहले बैंक, ठीक है, इंटरमीडिएरी फाइनेंस इंस्टीट्यूशन या पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस, बैंक, ठीक है। इंटरमीडिएरी में आपको बता दूंगा जो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, तो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में NPC डिपार्टमेंट, ठीक है। NPC डिपार्टमेंट क्या होता है, N से अपना होता है NBFC, ठीक है, P से होता है हमारा जो है पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर,
ठीक है। पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर ये फिनेंस इंस्टीट्यूशन में आया था, ठीक है, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर। सी से चिट फंड बिजनेस, एनपीसी और एक है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ये एनपीसी डिपार्टमेंट हो गया। अब आई इंटरमीडियरी, ठीक है। इंटरमीडियरी में जो है हमने पढ़ा था बबीता पफ्स। बबीता पफ का मतलब क्या है? BBIITAPUFF। बबीता पफ मतलब ब्रोकर, बैंकर। इंटरमीडियरी PFRDA का, ठीक है, इंटरमीडियरी PFRDA का इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, ठीक है। ए से एजेंट और एडवाइज़र, पी से पोर्टफोलियो मैनेजर, ठीक है, यू से अंडरराइटर, एफ से फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर और एस से स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर या स्टॉक एक्सचेंज भी अपन ले सकते हैं। ये जो है इंटरमीडियरी है, राइट। तभी अपन ने पढ़ा बैंक, फिर अपन ने इंटरमीडियरी में बबीता पफ्स देख लिया, एफ से एनपीसी डिपार्टमेंट पढ़ लिया, और पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस। और पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस में हमने ग्रुप समझा, GR2OP, GRP, ठीक है। जी से क्या होता है? जी से गेम ऑफ चांस में इन्वॉल्व है। आर से रियल एस्टेट एजेंट है, ठीक है। आर से सब रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार है, और रियल एस्टेट एजेंट भी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। फिर पी से प्रीशियस मेटल में जो डील करता है, जिसका टर्नओवर जो है 2 करोड़ या उससे ज़्यादा है। तो ऐसे केस में जो है डीलर ऑफ प्रीशियस मेटल, ये जो है सब रिपोर्टिंग एंटिटी में आते हैं, ये हमने बात करी, ठीक है। अब पॉइंट आता है कि ऑब्लिगेशन क्या है सेक्शन 12 के तहत, राइट। ऑब्लिगेशन क्या है सेक्शन 12 के तहत। अब देखो इनकी कुछ ऑब्लिगेशन है, ठीक है। तो व्हाट आर दी ऑब्लिगेशन कास्ट ऑन देम। अब जो है रिपोर्टिंग एंटिटी पे ऑब्लिगेशन 12 के तहत सबसे पहले अगर देखा जाए तो मेंटेनिंग ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है, मेंटेनिंग ऑफ रिकॉर्ड्स। फिर AIB, तो देखो अपन ने 2 चीज़ें देखी, एक तो रिकॉर्ड, मेंटेनिंग ऑफ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, बनती बात है ट्रांजेक्शन, एंड देन अकाउंट फाइल्स, आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस। तो डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू अकाउंट फाइल्स, आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस। तो देखो अगर हम मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड हमने सेक्शन 12 में देखा, ठीक है, राइट। तो देखो इसमें और क्या क्या बोल के रखा है, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, और ठीक है। फिर अब देखो मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड पे इन्होंने पूरा डिस्क्रिप्टिव बातें करके रखी। तो अपन ने क्या बोला कि सारे ट्रांजेक्शन, देखो आपको रिकॉर्ड बनाना है, तो रिकॉर्ड ऑफ मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, सारे ट्रांजेक्शन का आप रिकॉर्ड रखो, राइट। तो क्या बोला है कि मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, तो रिपोर्ट एंटिटी को जो है सारे जो ट्रांजेक्शन है उसके रिकॉर्ड जो है मेंटेन करना है। तो मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, साथ ही साथ जो है इंक्लूडिंग ट्रांजेक्शन जो हमको रिपोर्ट करना है, ठीक है, जो रिपोर्ट करने हैं डायरेक्टर को, उसके रिस्पेक्ट में भी इन्फॉर्मेशन जो है मेंटेन करनी पड़ती है। तो सारे ट्रांजैक्शन के तो रिकॉर्ड्स रखने ही रखने हैं, ठीक है, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन के 5 साल तक। साथ ही साथ वो ट्रांजैक्शन जिसको हमें रिपोर्ट करना है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे केस में तो ट्रांजैक्शन, ठीक है, इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू ट्रांजैक्शन इन क्लॉज बी, जो ट्रांजैक्शन है क्लॉज बी में, मतलब कि वो ट्रांजैक्शन जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या डायरेक्टर जो है रिपोर्टिंग एंटिटी से मांग सकता है। तो ऐसे केस में जो है इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू दैट ट्रांजैक्शन वो हमको रखनी पड़ती है, जैसे कि नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, ये सब चीज़ें उसकी डिटेल रखनी पड़ती है, ये हमने देख लिया। फिर जो है मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट फाइल्स, आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट और बेनिफिशियल ओनर और बिजनेस करस्पॉन्डेंस। देखो ये देख रखा है कि, ठीक है, फर्निश, देखो सारे ट्रांजैक्शन तो है ही, सारे ट्रांजैक्शन, राइट, जैसे कि सारे ट्रांजैक्शन। फिर फर्निश टू द डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू सच ट्रांजैक्शन, ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट, बेनिफिशियल ओनर, ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट और बेनिफिशियल ओनर, अकाउंट फाइल, बिजनेस करस्पॉन्डेंस, ठीक है। ये हम 5 साल तक के लिए रखेंगे। और फिर जो आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट और बेनिफिशियल ओनर जो भी है उसको कब तक रखना है, वो अकाउंट फाइल और बिजनेस करस्पॉन्डेंस, ये सब जो है अकाउंट क्लोज या बिजनेस रिलेशनशिप एंड विच एवर इज लेटर, उस लेटर से 5 ईयर्स, ठीक है। तो 5 ईयर्स बिजनेस रिलेशनशिप ऑफ द क्लाइंट या रिपोर्टिंग एंटिटी से जब एंड हो या अकाउंट जब क्लोज हो, दोनों में जो भी लेटर हो, ठीक है। तो इंस्टेंट केस में अपन ने, चलो ठीक है, बात कर ली। अब जो है फिर एक अपन ये भी पढ़ा था कि ऑर्डर तो जो है असिस्टेंट डायरेक्टर ने इशू करा है, तो डेप्यूटी डायरेक्टर के बिलो का रैंक है, तो ऐसे केस में जो है ऑब्जेक्शन तो वैलिड है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है कि जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसके अंदर 2 मेंबर है, ठीक है, टू हियर दी अपील। तो अपीलेट ट्रिब्यूनल कंसिस्टिंग 2 मेंबर वॉज फॉर्म्ड, वो फॉर्म करे कि आप अपील जो है सुनो, जो प्रेफर किसने करी है, हरी ने, बीइंग एग्रीव बाय द ऑर्डर ऑफ ए, वो ए के ऑर्डर से एग्रीव्ड है तो उसने अपील करी, आप सुनो, ठीक है। अब 2 मेंबर ऑफ द बेंच जो है डिफरिंग द ओपिनियन, तो ऐसे केस में जो है नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। देखो नेक्स्ट कोर्स का एक्शन तो यही होगा
देखो अपीलेट ट्रिब्यूनल तो वैसे भी अपने प्रोसीजर खुद ही रेगुलेट करता है, ठीक है, और अपने प्रोसीजर खुद ही रेगुलेट करता है और रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर, और उसके बाद सिविल कोड का पावर भी है, ठीक है। तो रेगुलेट करता ओन प्रोसीजर, सिविल कोड का पावर है, बेंच में परफॉर्म करता है, और मेजॉरिटी देखो रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर, सिविल कोड का पावर है, मेजॉरिटी में वर्क करता है और बेंच में परफॉर्म करता है। अब मेजॉरिटी से डिसीजन होता है। अब इन केस जो है अगर पॉइंट जो है इक्वालिटी अगर पॉइंट है तो ऐसे केस में जो है चेयरपर्सन को जो है आप चेयरपर्सन को जो है पर्टिकुलर पॉइंट वो रेफ़र कर दो, राइट। अब चेयरपर्सन जो है वो पर्टिकुलर पॉइंट को हियर करेंगे या रेफ़र करेंगे, ठीक है। अब देखो इधर भी ऐसे ही है, तो खुद सुनेंगे या तो जो है रेफ़र कर देंगे अदर मेंबर को। अब ऐसे केस में फिर जो है मेजॉरिटी डिसाइड होगी, ठीक है। अब मेजॉरिटी कैसे डिसाइड होगी, जिसने पहले हियर कर लिया था और जिसने अभी हियर किया, तो ऐसे केस में मेजॉरिटी डिसाइड होकर डिसीजन लिए जाएंगे। फिर आता है कि नारायण ने विलफुली जो है फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी, जिसमें अपन जो है बुक्स की बातें करते हैं। देखो नारायण ने क्या किया, विलफुली फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है। रिफ्यूज़ टू गिव एविडेंस, देखो इन्फॉर्मेशन दी तो फॉल्स दी, इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया, स्टेटमेंट बोला तो साइन कर दो तो साइन भी नहीं करा, ठीक है। अब पीनल प्रोविज़न क्या है, तो अब देखो 500 से 10,000 है फॉर ईच सच फेलियर। तो इसमें देखो ऐसा बोलते हैं कि अगर पर्सन ने बुक्स से मना कर दिया, बुक्स से मना कर दिया इन द सेंस कि एक तो ये होता है कि हमारा BQSS, बुक्स मतलब BQSS, बी से अपना सबसे पहले बुक्स देने से मना कर दिया, बुक्स प्रोड्यूस करने से मना कर दिया, खुद भी आने से मना कर दिया, ठीक है। तो BQSS बुक्स प्रोड्यूस करने से मना कर दिया, खुद भी आने से मना कर दिया। फिर Q से है क्वेश्चन पे आंसर नहीं दे रहा है, या स्टेटमेंट जो भी सबमिट कर रहा है उस पर वो क्वेश्चन को आंसर नहीं दे रहा है, स्टेटमेंट साइन नहीं कर रहा है, इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। देखो अगर आप विलफुली फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, 1 सेकेंड, तो इस पर जो है 50,000 की पेनल्टी है, विच में एक्सटेंड टू 2 लाख, 50,000 की फाइन है और 2 साल का जो है इम्प्रिजनमेंट। और ये जो है साइन स्टेटमेंट ये सब नहीं कर रहा है, इसमें जो है ईच सच फेलियर का 500 है, विच में एक्सटेंड टू जो है 10,000। अब ऐसे कैसे दोनों पेनल्टी लग सकती है, राइट। तो जब वो विलफुली जो है मैलिशियसली जो अगर फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ऐसे केस में 50,000 तक का फाइन, ठीक है, और 2 ईयर तक की जेल। और साथ ही साथ जो बुक्स है, बुक्स प्रोड्यूस नहीं करना, जो है क्वेश्चन को आंसर नहीं करना, स्टेटमेंट साइन नहीं करना, समन में नहीं आना, तो ऐसे केस में 500 विच में एक्सटेंड टू 1000 फॉर ईच सच फेलियर। अभी पेनल्टी रिकवरी करना है। अब पेनल्टी देखो अगर 6 महीने तक पे नहीं करी, देखो इधर ये जो है पर्टिकुलर लिखा हुआ है कि अगर जो है पेनल्टी जो है अगर 6 महीने तक पे नहीं करी, तो ऐसे केस में जो डायरेक्टर और ऑथराइज्ड ऑफिसर है, ठीक है, वो फिर रिकवरी करेंगे। तुमने 6 महीने में पेमेंट नहीं करा, ऑर्डर की डेट से 6 महीने तक तुमने पेमेंट नहीं करा, तो डायरेक्टर या ऑथराइज ऑफिसर जो है, डायरेक्टर या जो ऑफिसर ऑथराइज है वो रिकवरी करेगा। और रिकवरी करने के लिए जो उनके पास पावर है, वो टैक्स रिकवरी ऑफिसर के जो पावर होते हैं, जो शेड्यूल 2 ऑफ IT एक्ट में देखे रखे, वही पावर लगा के वो रिकवरी करेगा। ये लिखा हुआ है कि फाइन और पेनल्टी जो इम्पोज करी किसी पर्सन के ऊपर, अगर उसने पे नहीं करा 6 मंथ तक फ्रॉम द डेट ऑफ फाइन, तो ऐसे केस में जो है डायरेक्टर और ऑफिसर ऑथराइज जो है रिकवर करेंगे अमाउंट इन द सेम मैनर। और शेड्यूल 2 में जो है प्रिस्क्राइब देकर रखा है तरीका, ठीक है, इन द सेम मैनर उनको टैक्स रिकवरी ऑफिसर की पावर है और तरीका जो है शेड्यूल 2 में दे के रखा है, ठीक है। अब देखो जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, जो अपॉइंटेड अंडर फमला इशूड एन ऑर्डर, उन्होंने जो है एक ऑर्डर इशू करा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर इशू करा कि हम प्रॉपर्टी अटैच कर रहे हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थे, ठीक है, स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। वो पीरियड जो है 180 दिन का है। अब कंपनी एग्रीड है, तो रेमेडी क्या एप्लीकेबल है, तो अपन ने पढ़ लिया कि हम अपील कर देंगे। अब मिस्टर क्रिमिनल जो माइनर है, 16 साल से कम का होगा, वॉज अरेस्टेड, ठीक है, और इम्प्रिजनमेंट मोर देन 3 ईयर है, तो क्या बेल पे छोड़ सकते हैं? तो हाँ छोड़ सकते हैं, तो ठीक है, ये जो है इसको छोड़ सकते हैं। अब देखो ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग बताओ, तो ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग मतलब वही मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस, whosoever डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है, whosoever डायरेक्टली इनडायरेक्टली अक्का, whosoever डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अक्का, अटेम्प्ट टू इंडल्ज, नोइंगली पार्टी, नोइंगली असिस्ट, एक्चुअली इन्वॉल्व, अक्का किस में? whosoever डायरेक्टली इनडायरेक्टली अक्का है किसी प्रोसेस या एक्टिविटी में, किसी प्रोसेस या एक्टिविटी में, 1 सेकेंड, ठीक है, किसी प्रोसेस या एक्टिविटी में, तो इन्वॉल्व है किसी प्रोसेस या एक्टिविटी में इन कनेक्शन विथ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या होता है? प्रॉपर्टी डिराइव फ्रॉम क्रिमिनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू शेड्यूल्ड ऑफेंस, ठीक है। तो whosoever
ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अक्का है इन एनी प्रोसेस और एक्टिविटी रिलेटिंग टू प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इंक्लूडिंग ACPU, ठीक है, एक्विजिशनमेंट, कंसील, पोजेशन, यूज़ और प्रोजेक्टिंग और क्लेमिंग इट एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी, ये ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है। अब मिस्टर अल्फ्रेड जो है वो एक स्मगलर है, वो कॉट हुआ था इन ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स, वही एक्सपोर्टिंग नार्कोटिक ड्रग। तो ऐसे केस में तो देखो ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में मुझे लग रहा है कि इधर पनिशमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, पर ठीक है एक बार देख लेते हैं। अच्छा, ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ये है, ओके, तो ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग जब पूछे तो आपको आंसर नहीं लिखते हुए ये लिखना है, राइट। तो देखो ऑफेंस जो है वो शेड्यूल्ड ऑफेंस है, और ऑफेंस जो स्पेसिफाइड है पार्ट ए में, शेड्यूल के पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में। पार्ट ए में है, पार्ट बी में और पार्ट सी में। पार्ट बी में जो ऑफेंस है वो 1 करोड़ या उससे ज़्यादा का है, और पार्ट सी का ऑफेंस है। तो ऑफेंस स्पेसिफाइड है पार्ट ए में, ऑफेंस स्पेसिफाइड है पार्ट सी में, ठीक है, और पार्ट बी में अगर वैल्यू ऑफ ऑफेंस जो है 1 करोड़ और मोर है। और फिर पार्ट ए की बात करें तो पैरा 2 पार्ट है, ठीक है, उसमें ऑफेंसेस कवर्ड है अंडर NDPS। देखो पार्ट ए में ऑफेंसेस है, और उसके पैरा 2 में, ठीक है, तो पैरा 2 पार्ट ए ऑफ द पमला शेड्यूल, ठीक है, उसमें ऑफेंस कवर है अंडर NDPS एक्ट। जो ऑफेंस है NDPS एक्ट में, नार्कोटिक ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस 1985 के तहत जो भी ऑफेंसेस है, ठीक है, तो वो उधर कवर है। अब ये इसलिए लिखा हुआ है, 1 सेकेंड, अब ये इसलिए कवर है, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक्सपोर्टिंग ड्रग्स का क्वेश्चन पूछ लिया था, राइट। तो हूसएवर कमिट कर रहा है किसी ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, और जो ऑफेंस है वो कवर्ड है पैरा 2 पार्ट ए में, यूँ तो जो है 3 साल से 7 साल तक की जेल है, उस केस में जो है 10 साल तक एक्सटेंड हो जाता है। 1 सेकेंड, अब देखो रमेश वॉज द पार्टनर, किसी फर्म में पार्टनर था, राजकुमार एंड सन्स में। अब वो जो फर्म है वो स्टैब्लिश बाय राजकुमार, वो फर्म, वो तो पार्टनर है, फर्म को किसने स्टैब्लिश करा? राजकुमार ने, जो डायरेक्टर भी है। तो शुभ लाभ लिमिटेड का डायरेक्टर ने इस्टेब्लिश करा है, ठीक है, राजकुमार एंड सन्स, और जिसमें जो है रमेश भी पार्टनर है, ठीक है। अब देखो रमेश पार्टनर है राजकुमार एंड सन्स में, वो फर्म स्टैब्लिश करा है राजकुमार ने ही जो है इस्टेब्लिश करा है, जो डायरेक्टर है, ठीक है। अब ऐसे केस में जो है शुभ लाभ को तो है फॉरेन इनकम, ठीक है, फ्रॉम क्लाइंटेल बीइंग आउटसाइड इंडिया। कंपनीज जनरेशन ऑफ फॉरेन इनकम वॉज इन्वेस्ट, अपनी फॉर्म में इन्वेस्ट करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, विदाउट बीइंग डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल रिकॉर्ड, वो अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड में बताता नहीं है, ठीक है। तो इन्वेस्ट करा है पर बताया नहीं। अब जो मिस्टर रमेश है वो तो अवेयर ही नहीं है ऑफ सच अनडिस्क्लोज फ्लो ऑफ फंड इन द फॉर्म, क्योंकि सिंस डिस्क्लोज नहीं है, ठीक है, फॉरेन इनकम जनरेट हुई, उसने अपने फॉर्म में लगा दी, और एक पार्टनर को जो है खबर तक नहीं है। अब ऐसे केस में जो है लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर रमेश, रमेश की लाइबिलिटी, अब रमेश की लाइबिलिटी क्या है? बीइंग अ पार्टनर ऑफ फर्म, वो तो अवेयर ही नहीं था, पर उसकी लाइबिलिटी क्या है? और राजकुमार जो डायरेक्टर है शुभ लाभ लिमिटेड का, उसकी लाइबिलिटी क्या है? तो देखो रमेश जो पार्टनर है उसकी लाइबिलिटी क्या है, और राजकुमार जो डायरेक्टर उसकी लाइबिलिटी क्या है। अब इसके लिए जो है सेक्शन 70 को रेफ़र किया है, 1 सेकेंड, सेक्शन 70 को रेफ़र किया है। अब सेक्शन 70 ऑफ पमला, 1 सेकेंड, सेक्शन 70 ऑफ पमला स्टेट्स दी ऑफेंसेस बाय द कंपनी, और अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन वेयर अ पर्सन, किसी पर्सन ने कॉन्ट्रावेंशन करा है किसी प्रोविज़न का, ठीक है, ARR का, तो यही लिखा हुआ है कि अगर आप देखो कि एक पर्सन ने कॉन्ट्रावेंशन करा है ARRDO, ठीक है, एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन, डायरेक्शन, ऑर्डर्स, तो तुमने कॉन्ट्रावेंशन करा है, ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रावेंशन जो भी पर्सन इंचार्ज था, पर्सन रिस्पॉन्सिबल था, वो कंपनी सब के सब गिल्टी हो जाएंगे। रिस्पॉन्सिबल पर्सन, पर्सन इंचार्ज जिसने करा है, सब के सब गिल्टी हो जाएंगे। तो क्या बोला है, सारे जो लोग हैं वो गिल्टी हो जाएंगे, ठीक है, पर्सन जिसने कॉन्ट्रावेंशन करा है वो भी गिल्टी हो जाएगा। पर पॉइंट ये है कि ये लोग गिल्टी नहीं होंगे कि अगर कॉन्ट्रावेंशन हुआ है पर उसको पता नहीं था, ठीक है, कॉन्ट्रावेंशन हो गया पर उसको पता नहीं था, ठीक है, या कॉन्ट्रावेंशन हुआ है उसको भी लग रहा था और उसने ड्यू डिलीजेंस अप्लाई किया है, ठीक है, उसको रोकने के लिए। तो कॉन्ट्रावेंशन हुआ, उसको पता नहीं था, कॉन्ट्रावेंशन हुआ पर उसने रोकने के प्रयास करे, उसने ड्यू डिलीजेंस लगाया पर फिर भी हो गया, राइट। तो इधर तो जो है उसने जो बनती बात है कि इसने तो कॉन्ट्रावेंशन ही नहीं किया रमेश ने, ठीक है। इधर हम पहले कंपनी के एंगल से देख लेते हैं कि ARRDO, ठीक है, अंडर अ कंपनी, तो एवरी पर्सन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रावेंशन,
ठीक है। एवरी पर्सन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रावेंशन, जिसने कॉन्ट्रावेंशन कमिट करा, जो रिस्पॉन्सिबल है, पर्सन इंचार्ज जो है, ठीक है, वो डीम टू बी गिल्टी, वो मान लिया जाएगा कि उन्होंने कॉन्ट्रावेंशन करा है, ठीक है, मान लिया जाएगा। मैं इस आंसर को वापस पढ़ता हूँ कि सेक्शन 70 ऑफ द पमला वो स्टेट करता है दैट ऑफेंस बाय स्टेट ऑफ द ऑफेंसेस बाय कंपनीज, की कंपनी ने ऑफेंस करे, ठीक है, ऑफेंस बाय कंपनी। और इस प्रोविजन ये बोलता है कि अगर पर्सन ने कमिट करा है कॉन्ट्रावेंशन, कोई पर्सन है जिसने कॉन्ट्रावेंशन करा है, ARRDO, ठीक है, और पर्सन जिसने कॉन्ट्रावेंशन करा है इज़ अ कंपनी, अगर वो कंपनी है, अगर जो पर्सन है इज़ अ कंपनी, अगर पर्सन कंपनी है, तो ऐसे केस में सारे के सारे, चूँकि कंपनी ने करा है तो सारे के सारे, ठीक है, जो पर्सन वाइज इन चार्ज थे, जो रिस्पॉन्सिबल है कंपनी के लिए, जो कंडक्ट करते बिजनेस ऑफ द कंपनी, वो गिल्टी है, ठीक है। तो ऑफेंस करने वाला अगर कंपनी है तो ऐसे केस में एवरी पर्सन जिसने ऑफेंस को कमिट करा है, ठीक है, तो जब ऑफेंस कमिट हुआ था तो एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रावेंशन बीइंग कमिटेड, जब कॉन्ट्रावेंशन करा तो जो पर्सन इंचार्ज था, जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल था, जो पर्सन बिजनेस कंडक्ट कर रहा है, देखो पर्सन इंचार्ज, पर्सन रिस्पॉन्सिबल, पर्सन हु कंडक्टिंग बिजनेस ऑपरेशन ऑफ अ कंपनी, वो डीम टू बी गिल्टी ऑफ कॉन्ट्रावेंशन हो जाएगा, ठीक है। एंड नथिंग कंटेन इन दिस सबसेक्शन शैल बी रेंडर्ड एनी पर्सन लायबल, मतलब ये सेक्शन जो है वो उन पर अप्लाई नहीं होगा, मतलब कि लायबल नहीं होगा ऐसे केस में जो है, अगर पता चले कि कॉन्ट्रावेंशन जो हुआ है पर उसको नहीं पता था और उसने अपना ड्यू डिलिजेंस पूरा एक्सरसाइज करा। फिर एक पॉइंट और थोड़ा सा है कि अगर कॉन्ट्रावेंशन जो है कॉन्ट्रावेंशन कमिटेड, अगर कॉन्ट्रावेंशन जो है कमिट करा है कंपनी ने, ठीक है, एंड ये प्रूव हो चुका है कॉन्ट्रावेंशन करा है, तो अभी तो अपन ने पढ़ा था कि जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, जिसने कॉन्ट्रावेंशन करा है, जो पर्सन बिजनेस ऑपरेशन को देख रहा है, ठीक है, वो सब रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, लायबल हो जाते हैं, गिल्टी हो जाते हैं। ये अपन ने पढ़ा था, ठीक है। जब कॉन्ट्रावेंशन हुआ, जिस टाइम पे कॉन्ट्रावेंशन हुआ, तो जो रिस्पॉन्सिबल है, जो पर्सन इंचार्ज जो रिस्पॉन्सिबल है, जो पर्सन इंचार्ज रिस्पॉन्सिबल है, जो पर्सन इंचार्ज रिस्पॉन्सिबल है, तो पर्सन इंचार्ज, ठीक है, जो कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कंडक्ट, अच्छा ओके, तो पर्सन इंचार्ज जो कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, मतलब कि जो पर्सन इंचार्ज जो बिजनेस ऑपरेशन देख रहा है, ठीक है, और जिसने कॉन्ट्रावेंशन करा है, एज वेल एज द कंपनी, वो सब के सब जो है रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, एज वेल एज द कंपनी, ठीक है, वो डीम टू बी गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट हो जाते हैं। और अगर इससे समझ में आता है, अभी तो अपन ने बोला कि पर्सन इंचार्ज जो है वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिजनेस ऑपरेशन ऑफ द कंपनी, तो क्या बोला है कि अबाउ कॉन्ट्रावेंशन तो कंपनी ने करा है और ये प्रूव हो चुका है, एंड इफ़ इट इज़ प्रूव डेट जो कॉन्ट्रावेंशन करा है वो डायरेक्टर, ठीक है, या कॉन्ट्रावेंशन करा है विद द कंसेंट, तो क्या बोल के रखा है, 1 सेकेंड, with the consent and connivance or is attributable to neglect, तो consent, connivance और neglect on the part of director, manager, secretary, officer of the company, ठीक है, तो शेयर ऑल्सो वो भी जो है डीम टू बी गिल्टी इन कॉन्ट्रावेंशन हो जाएंगे और जो है लायबल टू प्रोसीड, ये प्रोसीड के लायबल होंगे, ठीक है, लायबल टू प्रोसीड एंड पनिश अकॉर्डिंगली। तो क्या बोल रहे हैं कि एज पर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द टर्म कंपनी मीन्स बॉडी कॉर्पोरेट एंड इंक्लूड्स अ फर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, तो बॉडी कॉर्पोरेट, फर्म, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड द टर्म डायरेक्टर इन रिलेशन टू फर्म मीन्स पार्टनर, तो इधर कंपनी बोला है पर कंपनी इंक्लूड्स फर्म, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि रमेश तो पार्टनर था, ही वॉज नॉट अवेयर, ठीक है, तो ही शैल नॉट बी लायबल फॉर पनिशमेंट। राजकुमार डायरेक्टर और जो कंपनी, क्योंकि मैंने बोला कंपनी भी, मतलब कि ठीक है, राजकुमार डायरेक्टर है, कंपनी, ठीक है, और लायबल फॉर कमीशन, ठीक है, और साथ ही साथ देखो कंपनी में फर्म भी इंक्लूड थी, तो इसलिए वो जो है वो फर्म को भी ले लिया, कंपनी को भी लिया, और डायरेक्टर तो आएगा ही आएगा। तो आप समझ रहे हो, इधर देखो क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो इसने पार्टनर की बात करके रखी थी, ठीक है, राजकुमार एंड सन्स की बात करके रखी थी, ऑफेंस पूरा कंपनी के बारे में था, पर फिर भी सिंस कंपनी में फर्म इंक्लूड होता है इसलिए इसके बारे में भी बात हो गई, और डायरेक्टर इंक्लूड्स पार्टनर, तो ऐसे केस में जो है रमेश की भी बात हो गई। बाकी राजकुमार जो डायरेक्टर था, शुभ लाभ कंपनी तो कंपनी थी, तो ऐसे केस में दिक्कत नहीं थी उधर, ठीक है, और राजकुमार सन्स भी इधर अप्लाई हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द पॉसिबल एक्शन विच कैन बी टेकन, तो क्या पॉसिबल एक्शन है जो हम पर्सन के अगेंस्ट में लेंगे, कैन बी टेकन अगेंस्ट पर्सन जो मनी लॉन्ड्रिंग में है, तो पर्सन जो मनी लॉन्ड्रिंग में रहता है ना, तो उसके अगेंस्ट में एक्शन क्या क्या लेते हैं, ठीक है,
एक तो हमको पता है 3 से 7 साल तक की जेल, हमको पता है 3 से 10 साल तक की जेल, ये एक एक्शन है। हमको ये पता है कि अटैचमेंट करते हैं प्रॉपर्टी का, राइट। तो यही बोल के रखा है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। 3 साल से 7 साल तक की जेल, ठीक है। 3 साल से 10 साल तक की जेल, ठीक है। और इसमें अटैचमेंट हो गया 3 साल से 7 साल तक की जेल, 3 साल से 10 साल तक की जेल। द प्रोसिक्यूशन और कन्विक्शन ऑफ एनी लीगल जुरिडिकल पर्सन इज़ नॉट कंटिंजेंट ऑन प्रोसिक्यूशन और कन्विक्शन ऑफ एनी इंडिविजुअल। क्या बोल रहे हैं कि जो प्रोसिक्यूशन और कन्विक्शन है और किसी भी लीगल जुरिडिकल पर्सन का, वो डिपेंड नहीं होता, इज़ नॉट कंटिंजेंट ऑन दी, इज़ नॉट डिपेंड ऑन द प्रोसिक्यूशन ऑफ इंडिविजुअल। इसको भी लिख लेते हैं, इसको भी कॉपी कर लेते हैं। फिर पॉइंट आता है कि एमटीबी में क्वेश्चन था कि रघु जो है वो ऑफिसर है, वो फ्लैट पर कनेक्शन की बात कर रहा था, तो सबके सब गिल्टी हो जाएंगे, ठीक है। रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, ये वही फ्लैट वाला क्वेश्चन था, ठीक है, कि मैं आपकी फाइल क्लियर कर दूंगा, मेरे को 2 लाख चाहिए। चलो, अब जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है जो पमला में अपॉइंटेड है, उसने ऑर्डर करा अटैचमेंट करने का, तो क्या ये रेमेडी पूछ रहे हैं? हाँ, एग्रीड है, ठीक है। तो रेमेडी पूछ रहे हैं तो ठीक है, आप अपीलेट ट्रिब्यूनल में चले जाओ, अपील कर दो वहाँ पे, ठीक है। हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हो। फिर आता है कि नीरज वॉज गिवन एन ऑफिसर, नीरज वॉज गिवन एन ऑफिसर एन ऑफर, ओके। नीरज को ऑफर दिया गया कंपनी ने बाय कंपनी वेंडर, ठीक है, टू डिस्क्लोज हिम द लोएस्ट बिड कोटेड बाय अदर वेंडर। देखो, नीरज वॉज गिवन एन ऑफर, एक कंपनी, नीरज वॉज गिवन एन ऑफर बाय कंपनी, ठीक है। और किसने? कंपनी वेंडर, टू डिस्क्लोज हिम द लोएस्ट बिड, ठीक है, हमको डिस्क्लोज करो लोएस्ट बिड कोटेड बाय अदर वेंडर। तो ठीक है, अब देखो कंपनी वेंडर ने, ओके, एक कंपनी का वेंडर था, ठीक है, कंपनी वेंडर था, उसने बोला कि यार मेरे को बिड करनी है, तो एक बार नीरज तू ऐसा कर दे, तो एक बार बता दे कि सबसे लोएस्ट बिड किसकी है, तो क्या है कि मैं उससे काम करूँ। तो नीरज ने क्या किया है कि एक्सेस करा कंप्यूटर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का, और एक लोएस्ट कोटेशन जो है पास करा, बता दिया, ठीक है। तो उसने जो है इसके ही हेल्प से सारे के सारे बिड में सबसे लोअर जो है पकड़ा दिया। अब एग्जामिन एंड एनालाइज द सिचुएशन एंड कंक्लूड हाउ नीरज विल बी हेल्ड लायबल, किस तरीके से लायबल है। तो देखो, नीरज ने ऑफेंस तो करा है, ठीक है, अब ये शेड्यूल्ड ऑफेंस तो है, अब उसने ऑफेंस करा है, तो ऐसे केस में जो है गिल्टी है वो। तो नीरज इज़ लायबल फॉर कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ऑफेंस, ही इज़ लायबल फॉर ऑफेंस कमिटेड अंडर सेक्शन 72 ऑफ IT एक्ट, ठीक है। उसने ऑफेंस जो करा है IT एक्ट का ऑफेंस करा है, और वो एक शेड्यूल्ड ऑफेंस है। इसने जो है कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी को ब्रीच किया है, तो ठीक है। तो ऐसे केस में 3 साल विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर। अब देखो, मिस्टर बी ने परचेस करा फ्लैट, और जो अर्न किससे किया था? ड्रग ट्रैफिकिंग से, ठीक है। और द फ्लैट वॉज अटैच बाय द डायरेक्टर ने अटैच कर दिया आफ्टर कंप्लाइंग द प्रोसीजर ऑफ सेक्शन 5। मिस्टर बी गॉट अ स्टे फ्रॉम द हाई कोर्ट, एक हाई कोर्ट से उसको स्टे मिल गया फॉर एनी प्रोसीडिंग्स अंडर द सेड एक्ट। वो स्टे जो है वो सब्सिक्वेंटली वेकेट हो गई। स्टेट द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ अमला फॉर कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट। तो अपने को पता है कि जब डेप्यूटी डायरेक्टर या उसके अबव, नॉट बिलो, ठीक है, जब उसका एक रीज़न टू बिलीव रहता है कि जो है पर्सन इज़ इन पोजेशन ऑफ जो है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एंड ही विल जो है कंसील, डिलीवर या ट्रांसफ़र विच रिजल्ट इन फ्रस्ट्रेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स एंड विच फर्दर रिलेट्स टू अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। तो ऐसे केस में जो है वही कि पर्सन इज़ इन पोजेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, और वो लाइकली टू बी कंसील, ट्रांसफर या डील्ड विद एनी मैनर जिससे फ्रस्ट्रेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स होगा रिलेटिंग टू कॉन्फिस्केशन ऑफ सच प्रोसीड्स। तो वो जो है राइटिंग में ऑर्डर देता है और अटैच कर देता है प्रॉपर्टी 180 दिन के लिए, प्रोवाइडेड फर्दर, ठीक है। अब इधर जो है आपने तो फ्लैट एक्वायर करा, आप कैसे अटैच करोगे? आप ले तो जा नहीं सकते, ठीक है। अब ऐसे केस में क्या होगा, तो उसको सील कर देंगे, ठीक है, उसको बोल देंगे कि आप उसके लिए यूज़ मत करो। अब पॉइंट ये है कि जब उसको रीज़न टू बिलीव कैसे होगा, वो रीज़न टू बिलीव होगा बेसिस ऑफ मटेरियल इन पोजेशन, जो उसके पास मटेरियल इन पोजेशन है, उस मटेरियल इन पोजेशन की बेसिस पे। अब अटैचमेंट का पीरियड जो है वो ऑर्डर से जो है देखा जाएगा, ठीक है। 180 डेज़ तक के लिए अटैचमेंट होता है, जिसमें 30 डेज आफ्टर द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ वेकेशन ऑफ सच स्टे, और अगर जो स्टे हाई कोर्ट ने वो सब जो है एक्सक्लूड होता है, उसके बाद 180 डेज़ देखे जाते हैं। ये तो हमने देख लिया। अब सी जो है मिस्टर बी का सन है, क्या वो प्रॉपर्टी कैन ऑक्यूपाई द फ्लैट ड्यूरिंग द पीरियड फॉर ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट, ठीक है। अब जो सी है सन है ऑफ मिस्टर बी, तो वो तो राइट ऑफ एन्जॉयमेंट तो उसका रहेगा, तो राइट ऑफ एन्जॉयमेंट तुम्हारा अफेक्ट नहीं होगा, राइट।
तो क्या बोल के रखा है, सेक्शन ये प्रिवेंट नहीं करता पर्सन को इंटरेस्टेड, ठीक है, नॉट प्रिवेंट द पर्सन इंटरेस्टेड द राइट ऑफ एन्जॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी टू द पर्सन इंटरेस्टेड। अब पर्सन इंटरेस्टेड इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में सारे पर्सन जो क्लेम करते हैं इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में वो पर्सन इंटरेस्टेड है, जो क्लेम कर रहा है वो इंटरेस्टेड है। तो क्या बोला है, पर्सन इंटरेस्टेड इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में इंक्लूड करता है सारे पर्सन, राइट, जो अपना इंटरेस्ट क्लेम कर रहे हैं वो इंटरेस्टेड पर्सन है, राइट। अब देखो, केन अपनी कार यूज़ करी कैश स्मगल करने के लिए और स्पेशल कोर्ट फाउंड ऑन कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, कार यूज़ करी स्मगलिंग करने के लिए, ठीक है। अब स्पेशल कोर्ट ने बकायदा ट्रायल किया कि जो ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है वो के ने करा है अंडर द प्रोविजंस ऑफ पमला। कार वॉज हाइपोथिकेटेड टू अ नेशनलाइज्ड बैंक फॉर अ कार लोन, वो कार जो थे वो हाइपोथिकेटेड थी, कार लोन था उसके ऊपर, तो क्या कार कैन बी कन्फिस्केटेड। अब सिंस स्पेशल कोर्ट ने कंक्लूजन के बाद बोला कि मतलब कि जो है कन्फिस्केशन तो करना ही पड़ेगा क्योंकि ऑफेंस है मनी लॉन्ड्रिंग में, तो इससे हमको जो है नोट्स के ये वाले सेक्शन पे आना पड़ेगा कि अपना सेक्शन 8 वाला प्रोसीजर कि जो है कंक्लूजन हुआ ट्रायल का और स्पेशल कोर्ट पास कन्फिस्केशन की प्रॉपर्टी जो है मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, तो प्रॉपर्टी जो है वो कन्फिस्केट हो जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को तो कन्फिस्केट हो जाएगी, ठीक है। ये कब कन्फिस्केट होगी, और कन्फिस्केट भी होगी तो जो है फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेस होगी। ये कब होगा, जब स्पेशल कोर्ट और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ठीक है, ये कब होगा, जब जो है कंक्लूजन ऑफ ट्रायल के बाद स्पेशल कोर्ट बता रहा है कि जो है प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग में तो इन्वॉल्व है, कैसे कैसे कन्फिस्केशन हो जाएगा फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंसेस, ये बनना पड़ा कन्फिस्केशन हो जाएगा फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंसेस, ठीक है। अब ऐसे केस में अब क्या है कि एक बार कन्फिस्केशन करने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो देंगे, ठीक है। तो आफ्टर बीइंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है, ठीक है, वो इज़ ऑफ द ओपिनियन, और आफ्टर बीइंग अपॉर्चुनिटी, देखो आपने अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी सारे इंटरेस्टेड पर्सन को जो क्लेम कर रहे हैं अपना इंटरेस्ट, और वो इससे एक ओपिनियन पे पहुंची है दैट इनकम्बरेंस ऑफ द प्रॉपर्टी और लीज होल्ड इंटरेस्ट, देखो प्रॉपर्टी को इनकम्बर कर रहे हैं या जो भी लीज होल्ड इंटरेस्ट है वो क्रिएट हुआ है विद अ व्यू टू डिफीट द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर। इनकम्बरेंस से जो है प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर डिफीट हो रहा है, ठीक है, व्यू जो है उस प्रोविजन का व्यू डिफीट हो रहा है, तो डिक्लेयर कर सकती है सच इनकम्बरेंसेस टू बी वॉइड। फिर एक पॉइंट ये भी है कि जो स्पेशल कोर्ट है अभी वो तो बोल रहा था कि आप कन्फिस्केशन, ठीक है, कन्फिस्केशन ऑर्डर पास कर देगा, बट वो रिस्टोरेशन का ऑर्डर भी पास कर सकता है। देखो रिलीज़ का ऑर्डर, देखो कन्फिस्केशन का ऑर्डर पास करेगा या रिलीज़ का ऑर्डर पास करेगा, ठीक है। चलो अगर कन्फिस्केशन का ऑर्डर पास किया, बाद में रीस्टोरिंग का ऑर्डर भी पास कर सकता है। रीस्टोरिंग मतलब कि रीस्टोर कर देना, क्लेमेंट को वापस से रीस्टोर कर देना। अगर कन्फिस्केशन से जो है वो क्लेमेंट का लेजिटिमेट इंटरेस्ट जो है क्वान्टिफाइबल लॉ से अफेक्ट हो रहा है, तो हैविंग लेजिटिमेट जो क्लेमेंट उसका लेजिटिमेट इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में वो सफ़र कर रहा है क्वान्टिफाइबल लॉस मनी लॉन्ड्रिंग के कारण, तो जो है रीस्टोरेशन हो जाएगा कि वो जो पर्सन है वो जो क्लेमेंट है उसका लेजिटिमेट इंटरेस्ट था, उसने गुड फेथ में एक्ट करा था एंड जो है वो क्वान्टिफाइबल लॉस हो गया मनी लॉन्ड्रिंग के कारण, तो ऐसे केस में जो है वो उसके लिए रीस्टोर कर देंगे। अब देखो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि देखो द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपॉइंटेड अंडर पमला, उसने ऑर्डर इशू करा कि यार अटैच करते प्रॉपर्टी, ठीक है, कंपनी एग्रीड है, तो यार वही पॉइंट आ गया, पूरा का पूरा रिपीट है। अगला सोहन लाल फार्मर है, वो एम्बेजलमेंट ऑफ ओपीएम में फाउंड हुआ है, तो ऐसे केस में 3 साल से 10 साल तक का जेल है, वो तो अपन बोल देंगे, और जो है ये बता देंगे कि जो भी सारे शेड्यूल्ड ऑफेंसेस हैं ये जो है पैरा 2 पार्ट में कवर है, राइट। पॉसिबल एक्शंस की बात करें तो पॉसिबल एक्शंस हमने देख ही लिए हैं, ठीक है। ओके, इसमें एक ये भी याद रख लेना कि जो है प्रोसिक्यूशन, जैसे कि हम प्रोसिक्यूशन करते हैं लीगल जुरिडिकल पर्सन का या कन्विक्शन करते हैं, वो कंटिजेंट नहीं, इज़ नॉट कंटिजेंट ऑन द